मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार ये सेशन होने वाला है सिविक्स के बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th के बच्चे हैं। तो वीडियो में अंत तक बंदे रहेंगे डियर फ्रेंड्स। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है और 30% जो सिलेबस है वो कटा हुआ है। और ये केवल ऐसा नहीं कि ये उत्तर प्रदेश, हालांकि देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उत्तर प्रदेश के जो मॉडल पेपर हैं या उनके जो पेपर हैं पिछले 5 सालों के, या जो अदर स्टेट के जैसे आपका उत्तराखंड हो गया और बिहार वगैरह हो गया, तो ये सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए डिस्कशंस ये सीरीज बनाई गई है। और यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों को भी देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा डिस्कशंस तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग का मैंने नंबर दे रखा है डिस्कशंस 950 690 200 तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्वाइन करिए इस नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को डिस्कस। और ये पिछला लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग ये 80 पेज का हम लोग का डिस्कस चल रहा है सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 30 से 32 पेज तक आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया है। तो डिस्कस लिंक जो है इसका जो पीछे का आप लोग को मिल जाएगा, उसमें जाके देख लीजिएगा। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने सेशन को लेकर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। यहाँ से देखिए यहाँ पर डिस्कस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये सभी जो प्रश्न है वो आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। डिस्कस ये जो प्रश्न है वो नागरिक शास्त्र के लिए समझ लीजिए निचोड़ है एकदम। ठीक है, और एक काम याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो चलिए, डीजे सर का कहना है इस चैनल से भी रेगुलर पढ़ते रहना है। और इस जाने का समय आ गया है, मोबाइल में अपने ईयरफोन जो है कानों में डालिए और 1 घंटे से 2 घंटे तक रोज रेगुलर जो है रात को इस चैनल से स्टडी जरूर करें। दिन में आप जो भी कर रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटे का समय जो है आप लोग को इस चैनल पर अवश्य देना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। देखिए बात हो रही है यहाँ पर शीत युद्ध का। तो शीत युद्ध जानते ही थे, केवल कहा सुनी वाली बात ना, तो हमारी कदली तो हम तो कदली, तो ये बस यही भौकालबाजी करना, मारपीट। वास्तविक युद्ध न हो के युद्ध की स्थिति बने रहना ना। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था वही शीत युद्ध का क्या था, चरम बिंदु था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का। और ये देखिए यति लघु तो प्रश्नों की सीरीज में देखिए यति लघु को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर से प्रश्न जब मिलते हैं आप लोगों को ना सॉलिड नंबर देकर जाते हैं एडिशंस, और कभी भी इनका नंबर जो होता है वो कटता नहीं है। चलिए, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, देखिए 1970 की बात है डिस्टेंस। 1970 में शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। देखा जाए तो ऑपरेशन फ्लड क्या था, एक शुरू ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत मुख्यतः सरकारी सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन से जोड़ा गया। देखिए मुख्य रूप से इसमें किस पर बात किया गया, देखिए दूध तथा दूध से उत्पाद, जैसे कहा गया पनीर की बात हो गई, दही की बात हो गई, खोआ की बात हो गई, तो जो भी दूध से मटेरियल तैयार किए जाएंगे उन सभी के मुख्य रूप से उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाए कैसे, किस प्रकार से, उसमें महत्वपूर्ण रूप से काम किया गया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। प्रश्न संख्या 2। चलिए तीसरा देखते हैं प्रश्न हम लोग। ये सभी के सभी प्रश्न देखिए छटे हुए हैं और आप लोगों को देखिए मिल रहा है सेशन फ्री में सेशन आप लोग को मिल रहा है डिस्टेंस। और यदि थोड़ा सा भी बस आप लोगों से एक काम मांगा जा रहा है डिस्टेंस, इसे थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लग रहा है तो इसे जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और फ्री में सेशन डिस्टेंस ऐसा मिलता नहीं जल्दी, बहुत दुर्लभ में मिलता है। यूट्यूब पर भी जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए इतना सटीक कलेक्शन निकाल कर बहुत कम ही यूट्यूबर्स होंगे जो ऐसे प्रोवाइड कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर। अब आप लोग की बारी है, हमने तो अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। भारत में नियोजन के 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए भारत में नियोजन के उद्देश्य की बात हो रही है। ये पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना। जाहिर सी बात है, नियोजन की व्यवस्था जो होती है वो उसमें चीजों को ध्यान में रखते हुए बात किया जाता है। निर्धनता और बेरोजगारी को क्या करना, दूर करना, और कृषि एवं उद्योग का विकास करना। भाई भारत जैसे देशों में देखा जाए तो कृषि के जान ही रहे हैं कि कृषि प्रधान देश तो हम लोग का है ही, और उद्योग के मामले में भी देखा जाए तो हम लोग का देश थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, उद्योग को भी जरूरत है और कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो दोनों ही देखा जाए तो महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, अगर यदि एक को हम लोग हिट मानते हैं तो दूसरा समझिए टेल कहना स्वाभाविक रहेगा। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है ना। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस, फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए सभी लोगों पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मूलवासी को परिभाषित कीजिए। देखिए मूलवासी का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है लिखा हुआ, मूलवासी। मूल का मतलब ये होता है, जानते हैं, जैसे नहीं कहते हैं कि मूल बिया, मूल क्या है किसी भी चीजों का। जैसे हम लोग कहते हैं पेड़ पौधों का मूल क्या है, जड़ में जब जाते हैं हम लोग तो वहां पर मुख्य रूप से बातें होती हैं।
यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो डिस्कशन बात होगा, देखिए मूलवासी का मतलब क्या होता है, किसी भी देश क्षेत्र में रह रहे, किसी भी देश या क्षेत्र में रह रहे वह लोग जो बहुत पहले से या उनके पूर्वज वहां पर रहकर अपना जीवन यापन करते आए हो, वहां के मूल निवासी कहलाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जैसे कहते हैं कि भैया तू लोग कहाँ का हुआ, वाराणसी का हुआ, आगे दूसरे जौनपुर का, गाजीपुर का हुआ, कहाँ का हुआ, तो कहते हैं लोग कि भैया हम यहाँ पर बहुत पैदाइशी, हमारे 3 4 5 पीढ़ियाँ जो है वाराणसी में रहते रहे हैं लोग, तो यहाँ पर कहते हैं भैया मूलवासी यहाँ के। और कुछ लोग कहते हैं जैसे कहाँ पे कि उनके पिता जी हैं, माता जी हैं, कोई या तो रिलेटिव हो गया, तो नौकरी चाकरी के लिए, जॉब के लिए जब किसी अदर स्टेट में जाता है, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो वहाँ पर 5 साल 10 साल होता है, अगर सभी जॉब करता है तो वहाँ पर जमीन वगैरह को ले लेते हैं लोग। तो एक तरीके से उन्हें हम लोग मूलवासी नहीं कह सकते। देखिए इनके लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता था मुख्य रूप से देखा जाए तो। यहाँ पर मूलवासी जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन ये पूछा गया है, और जान रहे हैं कि आदिवासी समुदाय से हमारी इस जो राष्ट्रपति जी हैं वो बनाई गई हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनको भी ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए जाकर तुरंत फटाक से, कौन इस समय जो है वर्तमान में जो राष्ट्रपति चुनी गई उनका नाम क्या है, फटाक से नाम बताइए। एडिशन बहुत ही मजेदार नाम है, और मजेदार नाम इसलिए क्योंकि बहुत ही वो पहली अभी आदिवासी महिला का नाम है वो, और पहली बार ऐसे निम्न स्तर से उठकर इतने उच्च स्तरीय अगर देखा जाए तो उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया है। 5वां देखिए प्रश्न क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना है हम लोग को कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। निश्चय देखिए यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि पूंजीवादी की बात होती है, और उसके साथ ही साथ बात किया जाता है समाजवादी की बात किया जाता है ना। ये डिसीजन देखिए समाजवादी की बात होता है और पूंजीवादी की बात होता है। तो यहाँ पर जब है पूंजीवादी में जानते हैं कि अमेरिका जो है ये मुख्य रूप से इस पर वर्क करता है पूंजीवादी पर। समाजवादी पर देखा जाए तो सोवियत संघ, जिसे हम लोग जिसे रूस रसिया कहते हैं, वो है। देखिए अब इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को मिश्रित रूप से, यानी दोनों समाजवादी भी और पूंजीवादी भी, जब इन दोनों को ही जोड़ लिया जाए, मतलब इन दोनों को ही, पूंजीवादी और किसको, समाजवादी, इन दोनों को जब जोड़ लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और हम लोग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, वो यहाँ पर दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का सामंजस्य लेके चला जाता है, जिसमें समाजवादी भी शामिल है और पूंजीवादी भी शामिल है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का एग्जाम के दृष्टिकोण से। फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए, फटाफट से और लोगों को कनेक्ट करिए। एक सेशन लंबा हम लोग कराने वाला डिस्कस, और उससे पहले भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रखा है। कांग्रेस प्रणाली क्या है, देखिए इस समय क्या है, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है इस समय ना, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रणाली जानते हैं कांग्रेस के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस प्रणाली भी भाई महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये आपका। देखिए इस समय वर्तमान से चीजें कुछ जोड़कर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो कांग्रेस प्रणाली पर चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए भारतीय राजनीति की चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने ही शासन और विपक्ष दल दोनों की भूमिका निभाई। भाई जाहिर सी बात है, जानते थे कि पहले जैसे कहा जाता है कि चाइना में जो है महत्वपूर्ण रूप से पार्टियां बहुत ज्यादा नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं मुख्य रूप से, कुछ ही पार्टियां, तो उन्हीं लोग का दबदबा है। तो वैसे ही देखा जाए तो पहले भारत में भी क्या था, कांग्रेस की बात थी। ठीक है, इसी कारण देखिए भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा गया ना। कांग्रेस प्रणाली का मतलब कि उस सेशन में क्या था, केवल कांग्रेस का बोलबाला था। बाद में देखिए मुस्लिम लीग आया ना, तो कांग्रेस मुस्लिम लीग में ये विभाजन की बात आई कि ये आ गए लोग, वो आ गए। तो मुख्य रूप से जो पहले पार्टी थी कौन थी, कांग्रेस प्रणाली की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है। ठीक है ना, और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो देश को आजाद कराने के लिए बनाई गई थी। बाकी देश को आजाद कराने के बाद इसे हटा दिया जाएगा, लेकिन बाद में क्या स्थिति आई क्या नहीं आई, हटा नहीं हटा वो तो बात की बात है। आज तक भी वो पार्टियां चल रही हैं, उसके बाद देख रहे हैं कितनी पार्टियां आप लोग के सम्मुख हैं। देख रहे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में यहाँ पर देख लीजिए, नाटो की स्थापना, ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की बात हो रही है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक, योजना आयोग की स्थापना, ये आसियान का देखिए पंचशील की, आसियान विजन 2022 की मुख्य बातें, पंचशील की घोषणा, सार्क संगठन की स्थापना, माओवादी अथवा नक्सलवादी साहब क्या समझते इस पर बात तो किया गया। साइथेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या, यूरोपीय संघ की स्थापना, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन लोगों को देख लीजिएगा एक बार आप लोग। और अब यहाँ पर डिस्कशन में सभी देखिए, इसमें खुद ही आगे मिलेगा आप लोग का जब हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे तो, कि भारत चीन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, ये सभी बात के बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और ये से फुल फॉर्म जो है एटीबीटी, सीटीबीटी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा डिस्कशन, और उस नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे तो मैं उसमें जोड़ लूँगा आप लोग को, और ये सभी के सभी जो महत्वपूर्ण जो ये PDF एडिशन मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये तो प्रश्नों की सीरीज की बात हो रही है आप लोगों के साथ, ये सभी के सभी प्रश्न एडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए जो आप लोगों के साथ मुख्य रूप से अगर देखिए ये याद रखिए एडिशन, इस नंबर को आप मत भूलिएगा, कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा एक मैसेज आप लोग करना है एडिशन इस नंबर पर बस, 950 690 285 7। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर है, इसको हल्के बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और जो भी डीजे चैनल से पढ़े हैं पिछले सत्र के बच्चे, तो उनसे भी आप पता करेंगे तो खुद ही पता चलेगा आप लोगों को इस चैनल के इस नंबर के बारे में। ठीक है, चलिए
आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने से अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। देखिए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं अब डिस्कशंस अपने अगले सेशन की ओर। देखिए हम लोग का ये सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की संख्या को मत देखिए डिस्कशंस, इतने ज़्यादा मैं प्रश्नों का आपको तैयार करा दूंगा, तैयारी करा दूंगा कि आप लोग के दिमाग से एकदम डर निकल जाएगा कि वास्तव में क्या होता है, पेपर क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, प्री बोर्ड क्या होता है, अर्धवार्षिक क्या होता है, सब आप लोग के दिमाग से एकदम उड़नछू हो जाएगा। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या, 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन कौन से दो महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए दो महाशक्तियों के बारे में बात किया गया तो जान ही रहे हैं किसकी बात होती है, सोवियत संघ की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दो महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कौन कौन है। पहला देखिए क्या था, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। पहला क्या था, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये पहला था आप लोगों का। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात किया गया था, परमाणु अप्रसार संधि। इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखिए महत्वपूर्ण रूप से समझौते जो हुए थे। ठीक है, ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्कशंस, और इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहला प्रश्न आप लोगों का। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की हो। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, यहाँ पर शामिल किया गया, थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए। आइए चलिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी क्या है। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, परमाणु अप्रसार यानी परमाणु बम का जो है प्रसार न किया जाए, कैसे रोका जाए उसको, उस पर संधि किया गया। देखिए संपूर्ण विश्व में क्या परमाणु हथियारों को रोकने हेतु की गई संधि को परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। ये डिफिनेशन है, छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा, केवल वर्ड को केवल बस विस्तृत रूप कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा चीज है। संपूर्ण विश्व में परमाणु हथियारों को रोकने हेतु की गई संधि को परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। ठीक है, इसको तो जान गए आप। इसके अंतर्गत देखिए 5 महत्वपूर्ण जो देश थे डिस्टेंस, 5 महत्वपूर्ण देश, अमेरिका जिसमें शामिल है। ठीक है, और कौन शामिल है, दूसरा देखिए रूस हो गया आपका। ठीक है, तीसरा क्या हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया, और क्या हो गया चौथा, क्या हो गया फ्रांस हो गया, और पांचवा जो है चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। मतलब ये माना गया कि जो अमेरिका है, रूस है, और उसके बाद ब्रिटेन है, और ये फ्रांस है, और उसके साथ ही साथ चीन है, ये सभी जो है परमाणु शक्ति से संपन्न है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या था, बाकी देशों को एक ऐसे हथियार प्राप्त करने से यह संधि रोकती है कि मतलब अब तो बहुत ज़्यादा बन चुका है भाई, जाहिर सी बात है उड़ेगा कोई क्यों, जब व्यवस्थाएं उसके पास रहेंगी चपाचप एकदम, जब बड़ी पूरी बनी है तो भाई जाहिर सी बात है बम हम लोग रख लेंगे तो जाहिर से उत्पाद मचाएंगे ही। तो इसीलिए देखिए बाद में लाया गया, हालांकि सब बहुत चलाक कंट्रियाँ हैं, थोड़ा बना बना के अपने भारी हो गई, तो भैया दूसरे लोग मत बनाइए। ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग का डिस्टेंस ये वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग लाइक शेयर कर दिया गया डिस्टेंस, आप लोग के लिए इतनी व्यवस्थाएं मिलती हैं लेकिन आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा भी लेते हैं, लेकिन आप लोग इस चैनल को लाभान्वित नहीं करते। तो एक काम जरूर कर दिए, इतना महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को फ्री मिलता है तो आप लोग को बस छोटा सा एक काम करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है। तो प्लीज शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोद का क्या अर्थ है। देखिए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोद का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, पहला जो आपका वर्ड है पेरेस्ट्रोइका, क्या होता है ये, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ड है पेरेस्ट्रोइका। देखिए यहाँ क्या होता है, गर्भा क्योंकि सुधार प्रणाली थी, एक महत्वपूर्ण रूप से सुधार प्रणाली थी जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह सहमति से होने पर बल दिया गया था। देखिए महत्वपूर्ण से दबाव में नहीं बल्कि सहमति के द्वारा किसी को क्या किया जाएगा, एक ऐसी सुधार प्रणाली बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि दबाव बनाकर किसी चीजों पर बल नहीं दिया जाएगा बल्कि सहमति से किसी चीजों के लिए किसी को तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्ड था डिस्टेंस क्या था, ग्लासनोद। ग्लासनोद को भी याद रखिए, वर्ष 1985 में गुण वासियों ने सुधार के विज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू किया था। तो ये महत्वपूर्ण से जो बनाई गई थी आप लोगों की, ये महत्वपूर्ण रूप से जो सुधार प्रणाली है और इम्पॉर्टेंट रही हैं एडिशंस, पूछी गई हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, आप लोग इसके बारे में नहीं जाने रहते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। अब चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। चौथा देखिए महत्वपूर्ण बहुत ही प्रश्न है, प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम दुनिया के बारे में पूछता है और द्वितीय दुनिया किसे कहते हैं इसके बारे में पूछता है। और अल्टरनेट पर जितना भी आप लोग का मॉडल पेपर है उसमें जानते हैं कि 7 सेट बनता है, आप लोगों का 7 या 8 सेट बनता है, तो उसमें से किसी न किसी सेट में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। प्रथम दुनिया का बात हो गया चाहे द्वितीय दुनिया की बात हो गया, ठीक है ना, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है हम लोग की क्या, प्रथम दुनिया ऐसे देशों को कहा जाता है जिसने स्वयं को विकसित कर लिया, जहां अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व औद्योगिकरण पर निर्भर है। देखिए पूंजीवादी और औद्योगिकरण, तो पूंजीवादी को तो समझी गए आप लोग, क्या हो रहा है, यूएसए की बात तुरंत होगी।
औद्योगिकरण इसका नेतृत्व करता देश जो है, देखिए यहाँ बात भी किया गया अमेरिका का ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो डिस्टेंस, तो महत्वपूर्ण रूप से डिस्टेंस को जो कहा गया प्रथम दुनिया का देश कहा गया, ठीक है ना, क्या कहा गया, प्रथम दुनिया का देश कहा गया ना। इसमें ये महत्वपूर्ण रूप से शामिल कंट्रियां हैं, और याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। प्रथम दुनिया किसे कहते हैं, अति लघु में पूछा हुआ प्रश्न है कई बार, और सेशन पूरा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस बिना स्किप किए हुए वीडियो में अभी और भी बने रहिएगा। 30-35 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर यहाँ से आप लोगों का समझ लीजिए 5 से 10 नंबर का भी फायदा हो जाता है डिस्टेंस, अगर 2 नंबर 4 नंबर का भी फायदा हो जाता है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर डिस्टेंस प्रश्न ऐसे शामिल किए गए हैं कि आपको लाभान्वित करेंगे ही करेंगे। समझ लीजिए पूरा का पूरा एकदम दूध जो बनाया गया उसमें का पूरा रबड़ी मलाई आप लोग को उठा के दे दिया जा रहा है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसियान समुदाय के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, आसियान समुदाय के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। चलिए देखिए बात करते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए आसियान समुदाय की बात हो रही है, तो पहला देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय, बी जो है आसियान जो है आर्थिक समुदाय, और सी जो दिया गया आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। देखिए मुख्य अंग से रूप में बात की, देखिए सुरक्षा समुदाय का मतलब कि आसियान जो सम्मिलित देश रहेंगे उनको सुरक्षा कैसे दिया जाए, या कैसे कोई अगर कोई एक दूसरे समस्या में पड़ते हैं तो उनको कैसे सुरक्षा दिया जाए, कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसके बारे में। और कहा जाए किसी की अर्थव्यवस्था अगर खराब भी रहती है तो उनको आर्थिक रूप से कैसे मदद किया जाए, आसियान की देखिए उद्देश्य में शामिल किया गया, मतलब अंगों के रूप में। और एक जाहिर सी बात है, जब इतनी व्यवस्थाएं होंगी तो एक जगह का दूसरे जगह का जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्या होगा वो भी आदान प्रदान होगा ही, स्वाभाविक है। तो ये चीजें जो है आसियान के समुदाय के मुख्य अंगों में गिनी जाती हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के डिस्टेंस, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए बहुत गजब का प्रश्न है, गजब का प्रश्न इसलिए डिस्टेंस क्योंकि ये हर बार आने वाला प्रश्न है। हर बार आप जाकर देखेंगे, अगर आंसर मिलता है आपको तो पिछले 5 साल के पेपर उठाएंगे, 7 सेट 8 सेट देखेंगे तो हर सेट में किसी न किसी सेट में जो होगा हर साल आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और अगर आगे भी भविष्य में आप लोगों को काम देगा कई तैयारी वगैरह में। आसियान के देखिए 10 सदस्य देशों के नाम बताइए डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशियान के 10 सदस्य देश कौन कौन हैं, देखिए महत्वपूर्ण देश हैं डिस्टेंस, याद रखिएगा। इंडोनेशिया हो गया पहला आप लोगों का, दूसरा क्या हो गया मलेशिया हो गया, तीसरा क्या आप लोग का फिलीपींस हो गया, चौथा जो इसमें शामिल किया गया जो कंट्री आसियान में वो सिंगापुर हो गया, पांचवा जो है वो क्या है थाईलैंड हो गया, छठवां जो है ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, सातवां जो हो गया वियतनाम हो गया, और आठवां जो है लाओस हो गया, नौवां जो इसमें देश है शामिल वो म्यांमार हो गया, और 10वां जो देश है वो कंबोडिया हो गया। याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये हैं आसियान के 10 देश, सदस्य देश। और इन 10 देशों का डिस्टेंस आप राजधानी भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, किसी ना किसी का घुमा फिरा के पूछ देता है, ठीक ना, ये क्योंकि सिलेबस में है आपके, और पूछ देगा कभी अचानक आपसे, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये कंट्री कौन है, जबकि देखिए सीधा सीधा आसियान के सदस्य देश है, तो इसलिए इनका पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्नों की सीरीज में। अब देखिए प्रश्नों की सीरीज में देखिए 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है। देखिए यहाँ बात हो रही है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में, तो भारतीय मूल के तमिल जो हैं जो जाके श्रीलंका में देख, अच्छा 10 का जो चैप्टर है डिस्टेंस उसको भी पढ़ेंगे ना, तो जो उसमें देखिए सत्ता की साझेदारी वाला जो चैप्टर है उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया था वहां पर ना, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी जो था उसमें बेल्जियम भी था। तो देखिए श्रीलंका में जो था तो वहां पर कहा गया ना भारतीय मूल के जो तमिल लोग थे मुख्य भूमिका निभाई, इन्होंने क्या किया, लिट्टे नामक संगठन की स्थापना की। किस नाम की, लिट्टे, देखिए ये भी पूछ देता है कभी कभी 1 नंबर में ना, कौन सा संगठन था, लिट्टे नामक स्थापना की, जो हिंसात्मक आंदोलन के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में क्या हुआ, जातीय संघर्ष जो था वो बढ़ गया। सिंघली और तमिलों के रूप में महत्वपूर्ण रूप से देखिए होता है संघर्ष जो श्रीलंका में होता है, सिंघली और तमिलों के रूप में ना, सिंघली और तमिल जो समुदाय हैं इन मुख्य रूप में दोनों के बीच में संघर्ष ये बात देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर दक्षिण के बारे में पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, कितनी बार आया हुआ है, 8वां प्रश्न जो है आप लोगों का, 8वां प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो बहुत संख्या आगे बढ़ चुकी है। सीरीज है हम लोगों का, दक्षिण सार्क के 2 सदस्य देशों के तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बांग्लादेश ढाका की बात हो रही है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है, और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। तो ये दक्षिण के 2 महत्वपूर्ण देश हो गए, उनकी राजधानी यहाँ हो गई। इसीलिए मैंने आप लोग को बताया था ना कि आसियान का देखिए देशों को याद रखिएगा, उसके साथ ही साथ उनकी राजधानियों को भी देख लीजिएगा। देखिए पूछा है ना यहाँ पर, वैसे ही अगर उसमें पूछ दिया तब कि आसियान के 2 देशों के नाम बताइए, उनकी राजधानियां बताइए, तो बिल्कुल एकदम हर तरह से तैयार करके जाइए डिस्टेंस, ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और बोर्ड एग्जाम से में टावर बनने से आपको कोई रोक ना सके, ठीक है ना।
और अब की बार बोर्ड पर वार और इसकी सार्थकता को भी तभी सिद्ध होगी जब डियर आप लोग जमकर मेहनत करेंगे, ठीक है ना। जमकर लगे रहिए, एकदम जमकर पढ़िए सभी लोग और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, साथ ही साथ अपने विद्यालय के शिक्षकों का नाम रोशन करिए। और उसी के साथ साथ जो थोड़ा सा इस चैनल जो है डिस्टेंस जिस पर आप लोग स्टडी करते हैं डीजे सर चैनल, तो थोड़ा सा इस चैनल का भी नाम आप लोगों की वजह से हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उसमें आप ही लोगों को डिस्टेंस जाहिर सी बात है, आप ही लोगों की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा है, इस पर इसीलिए मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ पर पूरा डिटेल में ऑलरेडी बात कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ को मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है और वो भी विस्तृत के रूप में मैंने पढ़ाया है ना, और ये प्रश्न पूछता भी है इस पर अक्सर। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपचारिक रूप से क्या किया, 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किए। देखिए ये डेट याद रखिएगा, बहुविकल्पी में भी कितनी बार पूछा गया है, 24 अक्टूबर 1945 को ना ये अस्तित्व में मुख्य रूप से आया था। देखिए इसमें जो पहली बार हुआ था तो क्या हुआ था, 51 देशों ने लगभग इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब तो देशों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगभग 195 के करीब देश जो हैं इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, मतलब इसमें सदस्यता में मतलब सब साइन वगैरह कर चुके हैं लोग। तो इंपॉर्टेंट एडिशंस याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। प्रश्नों की सीरीज जो है वो एक से बढ़कर एक आप लोग को इसीलिए प्रस्तुत कराई जाती है ताकि आप लोग का एग्जाम डिस्टेंस बेहतर तरीके से एकदम हो और आप लोग अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस ये प्रश्न में थोड़ा सा एक पहले तो इसको आप 47 कर लीजिएगा, ठीक है, ये 47 रहेगा आप लोगों का। और ये जो है यहाँ पर ये इसको 5 को हटा दीजिए। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर मैंने उत्तर में तो सही लिखाया गया है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग वगैरह में या एडिटिंग वगैरह में थोड़ा सा लिखने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे देखिए तो द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत था महत्वपूर्ण रूप से। और इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग के बारे में ना मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि कांग्रेस पार्टी के बाद जो दूसरी पार्टी उभर कर आई वो कौन आई थी, मुस्लिम लीग ही थी ना, ठीक है ना। और यहाँ पर तब उन लोगों ने क्या क्या डिमांड किया था, पाकिस्तान का। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो हम लोग का बहुत संख्या आगे बढ़ चुका है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन प्रश्नों को याद रखिए, सब अलग अलग तरह के प्रश्न एडिशंस और पूछे गए प्रश्न उनके पूछे जाने की संभावना जो है वो पूरी की पूरी बनी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। विलय के प्रश्न पर कांग्रेस ने क्या रुख अपनाया? देखिए वो कांग्रेस ने क्या अपना रुख अपनाया था। देखिए 1947 की बात हो रही है, भारत के विभाजन के पीछे द्विराष्ट्र सिद्धांत था, ये तो जान ही रहे हैं। इस सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम जो देश थे वो अलग देश की पाकिस्तान के, तो प्रश्न जो है आप लोगों का हो चुका है ना, ये तो पिछला वाला प्रश्न आपका हो जाएगा। प्रश्न तो नया है लेकिन इसका उत्तर आइए हम लोग देखते हैं, नीचे होगा। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुख अपनाया था डिस्टेंस जानते हैं, इसमें बहुत बड़ा राय कांग्रेस ने अपनाया था। तो उस कांग्रेस बाद में नहीं भी तैयार थी कि नहीं बंटवारा नहीं हो, लेकिन देखा गया दोनों पार्टियों में जब जीत अलग तरीके से तो बाद में सहमति तैयार ही हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? आगे वो प्रश्न मिलेगा डिस्टेंस आप लोगों को। महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? डिस्टेंस देखिए महात्मा गांधी का हत्यारा जो था एक हिंदू अतिवादी ने, जो नाथूराम विनायक गोडसे, पूरा नाम याद रखिएगा, नाथूराम विनायक गोडसे नाम था। ठीक है डिस्टेंस, RSS प्रमुख के बारे में बात हो रही है। 30 जनवरी को डिस्टेंस ने 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। और इटालियन पिस्टल से किया गया था डिस्टेंस, किससे किया गया था? इटालियन पिस्टल से। और जब मारा गया था महात्मा गांधी जी को तो उनके मुख से अंतिम बार जो निकला था, क्या निकला था? हे राम निकला था, ठीक है, ये महत्वपूर्ण वर्ड रहेगा आप लोग का। और देखिए महात्मा गांधी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो यहाँ पर 30 जनवरी से 2 फरवरी तक जो था, 2 की 4 फरवरी तक था जो, वो RSS पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर RSS पर से बैन को हटाया गया बाद में ना। और ये क्योंकि ये क्यों बैन लगाया गया था, क्योंकि जो नाथूराम विनायक गोडसे थे वो क्या थे? RSS के प्रमुख थे उस समय। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का, प्रश्न संख्या 3, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत अंदर से निकाल कर आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस चैनल के लिए थोड़ा सा परिश्रम आप लोग भी करें। और आप लोग के परिश्रम के लिए कितना छोटा समय काम आप लोग को दिया हुआ कि केवल आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब तो करना है, ये तो आप लोगों की ज़रूरत है डिविजन्स। लेकिन लाइक जब करते हैं आप लोग तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा कंटेंट जो है आप लोगों को पसंद आ रहा है। और उसके बाद यदि शेयर करते हैं तो जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो होता है शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो इतना यदि आप करते हैं डिविजन्स तो इससे हम लोग को एक समर्थन मिलता है।
तो इतना आप काम लोग जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो आप लोग को पसंद आता है, सेशन ही पसंद आता है, लेकिन आप लोग उसे शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज इतना आप लोग काम जरूर कीजिए कि इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सृजित हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए 1963 रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1963 रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था, तो उसमें क्या था, 14 राज्यों को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया था, 14 राज्य, और उसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनके बारे में बात किया गया था कि भैया क्या रहेंगे, 14 राज्य रहेंगे आपके और 6 क्या रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। और ये आप लोग को छोटा सा प्रश्न मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाक से उसका उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रश्न बस ये है, एक छोटा सा प्रश्न निगम, कि वर्तमान में जो हैं वो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय भारत में, जो हैं कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, से ही आप लोग को एक प्रश्न छोटा सा दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब देखते हैं प्रश्नों की संख्या का जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए इसको। भारत में खाद्य संकट कब उत्पन्न हुआ तथा इसके कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे। देखिए खाद्य संकट कब उत्पन्न हुआ था तथा इसके कौन से क्षेत्र जो थे प्रभावित हुए थे। देखिए बात हो रही है 1960 की। देखिए 1960 में जब जानते हैं 1947 में देश हम लोग का आजाद हुआ, तो यहाँ पर तो इनकी जनसंख्या तो थी, बाद में यहाँ पर और लोगों को रोक भी दिया गया, भैया आप रुकना चाहते तो रुक जाइए यहीं पर, तो यहाँ के लोग तो यहीं पर रुक गए, और दूसरे कंट्रियों दूसरे जगहों के लोग भी यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर जनसंख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय, क्योंकि प्रवासी लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके थे। तो 1960 के दशक में क्या हुआ, भारत में देखिए खाद्य संकट की स्थिति बहुत भयानक उत्पन्न हो गई थी। पीछे वजह क्या था कि खानों वालों की संख्या बढ़ गई, और उसी समय फसल भी हम लोग के यहाँ उत्पादन जो था, हम लोग के भारतवर्ष में फसल की भी उस साल उत्पादकता खराब हुई थी, क्योंकि मौसमी वगैरह देखा जाए घटनाओं की वजह से जो फसल था बहुत राज्यों का बर्बाद हुआ था। इसमें ड्यूरेशन देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो था बिहार में बहुत भयानक संकट, खाद्य संकट की स्थिति पैदा हुई थी। खाद्य संकट से देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो गई, उड़ीसा की बात हो गई ना, पश्चिम बंगाल हो गया आप लोग का, और उसके साथ ही साथ दो था ड्यूरेशन से देखिए उड़ीसा राज्य हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, उसके साथ ही साथ देखिए बिहार को टारगेट कीजिएगा, बिहार को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बिहार देखिए उसमें सेंटर में लिया गया था, तो बिहार जो था वो अधिक प्रभावित हुआ था। किससे प्रभावित हुआ, खाद्य संकट की जो समस्या आई हुई थी। और 1960 के दशक की यह घटना है, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह घटना है, क्योंकि इस घटना ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। ठीक है ना, देखिए ये प्रश्न तो वही है, आप लोगों का इस पर डिस्कशन किया ही गया। देखिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, बहुत ही जानदार प्रश्न है। थोड़ा सा भी आप लोग को जानदार लग रहा है तो प्लीज़ दबा दीजिए लाइक वाला बटन। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कीजिए। और एक काम और भी याद रखिएगा, डीजे सर का कहना है इस चैनल को लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। ठीक है ना, और ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, क्योंकि याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। देखिए भारत के विभाजन के बीच में उत्तरदायी कारण देखा जाए तो बहुत है। कारण कौन कौन से, तो बहुत तरीके के कारण है। देखिए पहली बात तो जानते ही हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत का होना। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही बांटा भी गया था देश को। विभाजन के प्रति देखिए एक दो कारण नहीं थे, बहुत कारण थे। ठीक है, पहला जो महत्वपूर्ण कारण ये था। दूसरा क्या था, राजनीतिक बदलाव को प्रमुखता देना। राजनीतिक बदलाव का मतलब क्या आइडिया, वहाँ पर जैसे कहा गया कांग्रेस पार्टी तो थी, उसके बाद यहाँ पर जो मुस्लिम लीग अलग से बन गई, तो उसी में क्या हुआ, जो देखा जाए तो कुछ मतभेद उन लोगों में हुए, मनभेद बाद में उत्पन्न हुआ, बाद में धीरे धीरे विभाजन की बात करने लगे वो लोग। ठीक है, तीसरा देखिए क्या महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगे होने लगे। सांप्रदायिक दंगे कि हम ही हमारा है, तो वहाँ हुआ तो, और जो तू यार आओ तो नहीं देखिए। और जब गदर मूवी देखेंगे आप डिस्कस, तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त इसके बारे में दिखाया भी गया है बाकायदे। सांप्रदायिक दंगे को बहुत कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित था, वो विभाजन के समय का ही दृश्य दिखाया गया। जो गदर मूवी चली थी सनी देओल वाली, अभी गदर 2 भी आने वाली है, देखिए क्या होता है उस मूवी का। चलेगी वो भी चपचपा के, और क्या, कोई ऑप्शन तो है नहीं, चलना ही है उसको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। 7वां देखिए प्रश्न क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति की बात हो रही है। श्वेत क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत क्रांति देखिए कहा गया तो दूध के अधिक उत्पादन एवं दूध से बने हुए जो पदार्थ थे, जैसे कौन कौन एडिशन, देखिए यहाँ पर मक्खन की बात हो गई ना, दही की बात हो गई, पनीर की बात हो गई आदि, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल जो कि दूध से बनते हैं, उनके उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि कैसे हो,
कैसे इनकी उत्पादकता को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में जो डिस्कशन किया गया डिस्कशन वो किसमें किया गया, श्वेत क्रांति में ही इस बात को शामिल किया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। कौन सा प्रश्न, प्रश्न संख्या जो यहाँ पर दिया गया है। श्वेत क्रांति पर तो बात हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन को लेकर अपने। और सेशन लंबा होता है डिस्कशन, उससे कोई बात नहीं, अगर आप लोग का छूट जाता है या लंबा लगने लगता है आप लोगों को तो उसे ब्रेक कर लिया करें, ठीक है। और मैं आप लोग के लेकिन कंटेंट बना डिस्कशन में जब मैं कंटिन्यूसली आप लोग के लिए 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का कंटेंट मैं बना सकता हूँ, तो आप पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि फिर भी अगर कोई विद्यार्थी को अगर लग रहा है कि नहीं हाँ कंटेंट बहुत लंबा हो रहा है, लंबा सेशन हो रहा है, तो आप वीडियो को वहाँ पर स्किप कर रोक दिया करिए, फिर बाद में वहाँ से कंटेंट को पूरा पढ़ लिया करिए, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, याद रखिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे कोई मतलब नहीं होता है। और लेकिन यहाँ से लाभ जो आप लोग को मिलने वाला है वो बहुत भयानक है, इसका अंदाजा आप लोग को भी नहीं है। पंचवर्षीय योजना, देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पंचवर्षीय योजना अगर आप कर लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान में भी आपका फंसता है, और उसके साथ ही साथ सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में आप लोग का यहाँ से प्रश्न मिलता है, इतिहास में भी प्रश्न मिलता है। तो मतलब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना, तो सभी जगह आप लोग को इसका लाभ मिलने वाला है, तो इसीलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न छोड़ने लायक है ही नहीं। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्या किया गया अभिप्राय, उन योजनाओं से था जिसके अंतर्गत सरकार आर्थिक विकास के संदर्भ में आने वाले 5 वर्षों के लिए आय व्यय की योजना बनाती थी। आय व्यय की योजना बनाने का मतलब था डिस्कशन, देखिए वो क्या किया जाता था 5 वर्षों के लिए क्या क्या किया जाए। जैसे 5 वर्षों के लिए योजना में कहा गया कि ये जो 5 वर्ष है इस पर मुख्य रूप से किसान पर ध्यान दिया जाएगा, कृषि पर ध्यान दिया जाएगा। फिर अगले 5 वर्ष में जब बात होती है जैसे कहा गया इसमें उद्योग पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद क्या आ गया कि इसमें कौशल हो गया, किसी के बारे में, किसी को क्वालिटी की बात हो गई, इंजीनियरिंग की बात हो गई, उस पर ध्यान दे रहे। तो ऐसे ऐसे क्या करते थे, 5-5 सालों का लोग बांटते थे। तो पंचवर्षीय योजना नाम से ही पता चला है, पंचवर्षीय 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजना। तो जिस योजना बनाई जाती थी तो उसके लिए आय व्यय की योजना भी बनाते हैं। अरे भाई सबसे महत्वपूर्ण रूप से यही है, जैसे कहा जाता नहीं कि आप लोग देखते हैं हर साल बजट जो आता है कि इतना करोड़ रुपए का बजट किया गया, इनको राहत मिली, उनको राहत मिला, तो ये डिस्कस कहीं ना कहीं से उन्हीं संदर्भों में किया जाता है। अब तो पंचवर्षीय योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और पंचवर्षीय योजना रहे चाहे नीति आयोग रहे, तो उन दोनों की योजना रहे, तो दोनों के ही जो महत्वपूर्ण रूप से अगर कहा जाए डिस्कशन, तो कौन है प्रमुख बताइए। जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष ना, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का, कभी कभी आप पूछा गया डिस्कशन, यह लेटेस्ट में ही पूछा गया प्रश्न है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय विदेश नीति के 4 प्रमुख आधार सिद्धांत क्या है। देखिए कहा जाए तो भारतीय विदेश नीति कौन किन किन विदेशों में मुख्य रूप से काम करती है। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण रूप से था गुट निरपेक्षता की बात होती है, किसी भी गुट में ना शामिल होकर अपने आप को क्या करना, निष्पक्ष रखना, गुट निरपेक्षता की बात होती है। दूसरा क्या है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। निशस्त्रीकरण का मतलब हो गया हथियार वगैरह के क्या किया जाए, कम से कम उपयोग हो। साम्राज्यवाद का विरोध करना, ठीक है, साम्राज्यवाद का भी विरोध करना, ये डिसीजन शामिल किया गया किसमें, भारतीय विदेश नीति में। और देखिए यहाँ पर जो है वैश्विक शांति के लिए प्रयास करना। वैश्विक शांति के लिए प्रयास करने का मतलब डिस्कशन, जैसे अभी देखिए हाल ही में जो लड़ाई वगैरह चल रहा था यूक्रेन और उधर रूस वाला, तो उसमें देखिए भारत कहीं ना कहीं शामिल हुआ। उधर देखिए ईरान और वाला, इराक वाले पर जब था, ईरान वाले पर अमेरिका, तो उसमें हस्तक्षेप करता है भारत को। भारत बड़ा समझौता वाला कंट्री है, बीच में अक्सर संवाद के लिए भारत को ही बुलाया जाता है। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंट्रियाँ भी देखिए, रशिया हो गया, इधर यूक्रेन वाला था, तो उसमें भी भारत कहीं ना कहीं से अपना बताया गया शांति रही है या मिलजुल कर रही है, वही बातें की जा रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हम लोग के भारतवर्ष की विशेषता है, बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद जानते हैं, विवाद का खड़ा कितनी बार बना हुआ है। देखिए विश्व बैंक इसमें मध्यस्थता में प्रमुख रूप से शामिल था। कौन था, विश्व बैंक था ना, वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल हुआ था मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के सुलझाया गया। देखिए इसमें क्या था, 1960 में जब ये सुलझाया गया तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो पाकिस्तान के प्रमुख थे जनरल कौन थे, अयूब खान। तो अयूब खान और ये भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये देखिए संधि था, मुख्य रूप से किया गया, और ये किसकी मध्यस्थता में किया गया था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में किया गया था ना, कि हाँ भैया ये जल का ऐसे उपयोग करेंगे, ऐसे करेंगे, वहाँ करेंगे, ले जाएंगे, ले आएंगे, जो भी था उसमें किया गया। तो इसको शामिल किया गया इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमाणु युद्ध के 2 प्रभाव, तो एक प्रभाव जानते हैं कितना खतरनाक होता है। परमाणु युद्ध के प्रभाव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ,
पहला देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आधी दुनिया से सर्दी गर्मी का मौसम ही समाप्त हो जाएगा। परमाणु युद्ध का प्रभाव देखिए इतना भयानक होता है कि सर्दी गर्मी क्या होता है, मौसम के बारे में लोग भूल जाएंगे कि हाँ जाड़े का, जैसे अभी जाड़ा आने वाला है, आ गया है, तो लोग जाड़ों में कैसे रह रहे हैं, गर्मी में कैसे रह रहे हैं, तो आधी दुनिया जो होगी सर्दी गर्मी का मौसम ही भूल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात होगी डिस्टेंस, आधी दुनिया करीब 2 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। आधी अरब मतलब दुनिया के देखा जाए तो 2 अरब लोग क्या होंगे जो भूख से मर जाएंगे, तो ये ज़्यादा कष्टकारी है। और तीसरा जो है वनस्पति और पेड़ पौधों का निशान तक मिट जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है उनका निशान मिट जाएगा, तो आप तो यहाँ रह के अकेले बहुत बड़ा तीर तो मार नहीं लेंगे भाई, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन चाहिए ना आप लोग को, ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे तो रहने भी चाहिए। तो सब मिला जुला कर ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। चलिए आज इतनी बातें हुई हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी आप लोगों का हो ही जाए। बहुत बताया गया आप लोगों को, मैंने बहुत बात बताया हुआ है। और देखिए पहला हम लोग का देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, वारसा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि पहला सेशन आप लोगों ने, ये सब के सब जो प्रश्न है डिस्टेंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग एग्जाम में शामिल भी होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, ठीक है। और चलिए आपको टेस्ट का अब यहाँ पर करा लेते हैं हम लोग एक सेशन में। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है टेस्ट का आप लोगों का, वारसा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। ए जो दिया गया 1952 में, बी जो दिया गया 1953, सी जो दिया गया 1945, डी जो दिया गया 1955। डियर स्टूडेंट्स मैं इसका उत्तर जो है आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेशन के पहले भाग में जो था और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बात कर रखा है। तो अब आपकी बारी है, ठीक है ना। पेपर में आप लोग देने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, पेपर में जब जाएंगे आप तो क्या वहाँ देंगे, तो बिल्कुल आप देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और फटाफट से जो है इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है इसमें शामिल किया गया, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 5 है, 7 है, 6 है या फिर 8 है। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और फटाक से उत्तर दीजिए, ठीक है डिस्टेंस। जब आप लोग उत्तर देंगे तभी आनंद आएगा, घोर आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए हम लोग का रह गया, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 कौन है डिस्टेंस आप लोग का, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 3 भी। कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था। पंडित नेहरू हो गए, कर्नल नासिर हो गए, मार्शल टिटो हो गए और कर्नल गद्दाफी हो गए। तीन में से कौन है, इनके बारे में बताना है आप लोग को। जाइए फटाक से उत्तर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और ये भी प्रश्न छोड़िएगा मत, छोड़ दिए तो आप पछताएंगे, समझ लीजिए। और सेशन को छोड़िएगा भी नहीं, सेशन को पूरा देखिए। देखिए चौथा आप लोग का प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। शीत युद्ध का प्रारंभ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बी जो दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और डी जो दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाक से इसका जो राइट आंसर है उसका उत्तर दीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, उपयुक्त सभी। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाक से उत्तर दीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1960, 61, 62, 63। मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछे गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था, 3 जुलाई 1972, 4 जुलाई 1972, 5 जुलाई 1972, 6 जुलाई 1972। तो डिस्टेंस ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न भी आया हुआ था 2022 में ही आया हुआ था डिस्टेंस प्रश्न अभी हाल ही में का। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांसीराम, मायावती, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मैंने 2022 में ही इस प्रश्न को डिस्कस कराया था पूरा, और मैक्सिमम प्रश्न जो थे वो बहुविकल्पी रहे, चाहे लघु चाहे दीर्घ कुछ भी रहे, सब सेशन में सही हम लोग क्या हुआ था, ठीक है ना। देखिए 9वां प्रश्न क्या है, और 2023 रहे 24 रहे जो भी पेपर होगा देखिएगा सेशन में कितना ज्यादा यहाँ से प्रश्न आप लोग को मिलेंगे 2023 में भी। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसियान स्थापित किया गया था 1955 में, 1956 में, 1967 में, 1976 में। मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी, 90 में, 1990, 91, 92 और 93। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है डिस्टेंस। तो इस तरीके से डिस्टेंस देखिए यहाँ पर 10 आप लोग टेस्ट कराए गए। 10 टेस्टों का जो प्रश्न है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और डिस्टेंस देखिए ये पूरा का पूरा एक सेशन था हम लोग का, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। और उसमें मैंने ऑलरेडी कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की सीरीज थी उस पर डिस्टेंस मैंने पहले ही बात कर रखा था, जो कि दूसरे भाग में आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा उसका। उसके बारे में डिस्कशन मैंने ऑलरेडी पहले ही आप लोग को क्लास ले रखा है उसका। और मैंने उसे देखिए सब जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहे हैं सब के बारे में मैंने पहले ही क्या हुआ बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को इस सब प्रश्नों के बारे में बता रखा है। ऑडियंस एक काम छोटा सा आप लोग करना है कि यदि थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है ऑडियंस सेशन, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और देखिए सभी प्रश्न जो है पहले भाग में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक शामिल थे पहले भाग में भी, और दूसरे भाग में तो है जानदार प्रश्न थे ही। और डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लग रहा है, कितना हेल्पफुल है आप लोग के लिए, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ठीक है। और एक काम और करिए कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। और याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम से नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे आप लोगों के। कब आप लोग का जाने का समय, ये 2-3 महीने निकल जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, पता चला कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया। तो डिस्टेंस बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। मैं आप लोग को एकदम छोटा सा काम देता हूँ, 24 घंटे में कम से कम आप लोग को 2 घंटे तो डीजे सर चैनल के लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे निकालते हैं डिस्टेंस रेगुलर इस चैनल पर, तो समझ लीजिए आप लोग अपने एग्ज़ाम में दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप 80+ जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और थोड़ा सा आप और परिश्रम कर देंगे तो समझ लीजिए आप बोर्ड की टॉपरों की लिस्ट में भी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो डिस्टेंस इसी उम्मीद के साथ हम लोग फिर मिलेंगे किसी अन्य लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अब की बार बोर्ड परिवार की जो सार्थकता उसे जरूर सिद्ध किया जाएगा, वो भी मिलकर।